मैं आज आपको एग्जैक्टली ये बताने वाला हूँ कि जो हमारा ऑप्टोमेट्री का जो रोल है, द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑप्टोमेट्री क्या है, सो इन अ क्लिनिकल लेवल. So generally, once we complete the optometry, we settle into the optical stores, we sit in the counter, and then we start selling contact lenses or spectacles. So is it a optometry? I don't think so. But how you realize this कि ये optometry ये नहीं है, then what should be the pattern of optometry, what should be the level of optometry? So I think this presentation will carry the sense of those kind of practice in optometry. So if you look at my first slide, so this is as I said, I'm just moving on my PPT because I think we are getting late and I have a lot of slides. So without any hi bye, I'm just moving. I'm just thankful to team OptoHub and Biva ma'am, the brain behind this concept. So as my first slide, if you look at the first slide, then it is a relationship of ophthalmology and optometry. So this slide carry the sense when we work together like ophthalmologist and optometry, then how can we treat the patient in a higher level, how we can help the patients. So if you have a very good connection with ophthalmologist and you have a beautiful tie-ups with all along all ophthalmologists who's actually around you, so what kind of fine optometry practice you can implement in your area. So especially जो लोग rural areas में रहते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स देखते हैं, उनके लिए स्पेशली है कि जब आप पेशेंट देखते हैं तो आपको किस पेशेंट को कहाँ रेफर करना है. हमारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, वी आर लिमिटेड टू विद द प्रैक्टिस के हमें ये नहीं करना है, हमें वो नहीं करना है, हमें ये मेडिसिन नहीं लिखना है. सो अगर इन केस ऑफ कोई ऐसा पेशेंट आता है, देन वी जस्ट स्टैंड के नहीं, आई एम एन ऑप्टोमेट्रिस्ट एंड आई एम लिमिटेड टू रिफ्रैक्शन. सो इफ देयर इज अ पेशेंट ऑफ कॉर्नियल टियर, then we don't prefer to even see the patient. We just refer to the higher center. Even you are not aware with the higher center whether there is a corneal surgeon is there or not. So especially it is about कि आपको किस पेशेंट को ऑप्टोमेट्री लेवल पे रह के अटेंड करना है और उसको आगे रिफर करना है. So as I said कि आप ऑलरेडी आप सबने थ्योरीज बहुत पढ़ी है एंड मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ जामिया के बच्चों का. मैंने उनके देखे और मैंने सारे स्टूडेंट जो आजकल सारे यूनिवर्सिटीज में है, दे हैव अ वेरी गुड पैटर्न ऑफ स्टडी एंड दे हैव अ वंडरफुल फैकल्टीज नाउडेज. बट जो थोड़ा सा मिसिंग है वो शायद प्रैक्टिकल मिसिंग है. तो आई थिंक इसलिए मैंने प्रैक्टिकल वाला पार्ट जो है वो कवर किया हुआ है. सो आई विल प्रेजेंट हियर 5 or 6 केसेस. So with these cases we will try to understand कि हम ऑप्टोमेट्री के अपने लेवल पे रह के हम पेशेंट को कैसे हेल्प कर सकते हैं और हमें उसको फिर आगे कहाँ रेफर करना है. और उसका एक जो सर्कल है, नॉर्मली हमने रिफ्रैक्शन किया और भेज दिया, हम वो सर्कल कंप्लीट नहीं करते हैं ना कि हमने पेशेंट को देखा, उसका डायग्नोज क्या था, उसको क्या ट्रीटमेंट दिया, उसका पोस्ट ऑफ रिजल्ट क्या था या पोस्ट ट्रीटमेंट रिजल्ट क्या था, हम उसको कितना फॉलो अप करते हैं. क्योंकि जब आप वो सर्कल फॉलो अप करेंगे तो एक पिक्चर क्रिएट होती है आपके ब्रेन में. जैसे ही आप कोई पेशेंट नेक्स्ट उसी तरह का देखेंगे तो वो पूरी पिक्चर एक क्रिएट हो जाती है कि हाँ ये स्टेप्स इस पे होने हैं. तो आपका जो काउंसलिंग पार्ट है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है. सो नाउ वी आर मूविंग ऑन माय फर्स्ट केसेस. 10-year-old boy who presented to us with the severe irritation, watering and pain. His father was identified foreign body in the conjunctiva. So he just tried to remove with the cotton swab. After a long time exercise, जब बहुत देर हो गई उसको लगा कि मैं नहीं निकाल सकता, then he went to the physician and the physician saw the foreign body and then he referred to the ophthalmologist और या nearby जो भी optometrist है, so उन्होंने उसको भेजा. Now the patient came to me and this was the situation. So the patient was came with the aunt. So जब उसको पैराकिन डाल के स्लिट लैम्प पे देखा तो वहाँ पे चीटी थी. तो नॉर्मली जब ये जो आंट होती है ना, इसमें जो मैंडिबल्स होते हैं, ये मैंडिबल्स हैं, ये क्या करते हैं, ये कंजक्टिवा में लॉक हो जाते हैं
और कंजक्टाइवा में लॉक होने के बाद अगर आप उसको रिमूव करने की कोशिश भी करेंगे तो जो ये मैंडिबल वाला पार्ट है ये कंजक्टाइवा में रह जाएगा, बाकी पार्ट ये जो हेड है और जो मैंडिबल है ये कंजक्टाइवा में रह जाता है, बाकी का जो पार्ट है वो निकल जाता है। तो वो फॉरेन बॉडी की तरह वो अड्रेंट रहता है। देन उसको फिर जो है वो एक बेसिकली जो सर्जन है वो कंजक्टाइवा में इंसिजन देके और उसको लॉक करके उसको कई बार निकालना होता है। लेकिन आप इस पे नॉर्मली जैसे आपने पैराकेन डाल के एंड आप इस तरह से आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे सिंपली उसको जो प्लेन टूथ फॉरसेप होते हैं, जो प्लेन फॉरसेप होती है, यहाँ पे टूथ फॉरसेप यूज नहीं करना है, प्लेन फॉरसेप यूज करते हैं। अभी आप देखोगे ना उसका हेड देखो अभी भी है। आपको यू हैव टू बी केयरफुल कि वो हेड भी बाहर आना चाहिए, और उसको निकालने के बाद आपको अगर इजीली निकल जाता है तो उसको निकालने के बाद आपको नॉर्मल एंटीबायोटिक डाल के और उसको रेफर करना है आपके नियर बाई जो भी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं। इस तरह के केसेस के लिए आपको किसी स्पेशलाइज्ड ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की जरूरत नहीं है। यू कैन जस्ट रेफर योर पेशेंट टू द नॉर्मल ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। If we talk about the key point of this particular case, then the key point is start with the proper evaluate what type of insect it is। यानी कि आपको वो इंसेक्ट को प्रॉपर देखना है कि वो कौन सा इंसेक्ट है, क्या इंसेक्ट है, उसका विंग्स है या वो पूरा इंसेक्ट ही अंदर है, तो उसको निकालने का तरीका भी उसी तरह से चेंज हो जाता है। कभी इसमें आपको टूथ फॉरसेप यूज नहीं करनी है जिसकी वजह से ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं। ऑलवेज यूज द प्लेन फॉरसेप एंड नेवर यूज बड स्वैप, क्योंकि जितना आप बड स्वैप से उसको प्रेस करेंगे उतना ज्यादा वो स्टक होता जाएगा। तो आपको कभी भी बड स्वैप यूज नहीं करनी है इस तरह के केसेस में। एंड आपको तुरंत उसको अपने पास से तुरंत जो भी आपके नियर बाई ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं उनको कांटेक्ट करना है और उनके पास उस पेशेंट को रेफर करना है। ये पेशेंट इस तरह से है ताकि उसको एक एड मिल जाएगी और फिर आगे जाके वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाके फर्दर ट्रीटमेंट के लिए देन ही कैन कंसल्ट विद द ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, राइट। So I think you got my point from this first cases, यानी कि इस तरह के केसेस में आपको किस तरह से आपको आपका पार्ट कितना होता है कि आपको ये करके और आगे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को भेजना है। Now moving on my second cases, case 2, a 35-year-old patient visited to us with the complaint of severe pain and bleeding after injury on to it। ये अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी 6 दिन या 7 दिन पहले का देखा हुआ केसेस है। The patient was came with the injury of iron rod। उसको iron rod से चोट लगी थी काम करते समय, and no case of MLC। So nowadays we have to keep the things in mind for the MLC। If there is a possibility of MLC, then we have to go through the MLC process। और अगर नहीं है, then you can just write down on the prescription of the patients the patient was not interested for the MLC। Now visual acuity was more than 660, but as it was not very accurate because the bleeding was there, so it was quite difficult to check the visual acuity, and the patient was even not cooperating for the assessment। So now just look at the picture। There is 2 picture। One, if you see, this is a tear and this is a second tear। So there is a 2 tear, 2 जगह इस पे tear है। But if I ask the very important things, कोई मुझे बता सकता है चैट बॉक्स पे भेज के कि इसमें स्पेशली क्या है? What is the special thing what we have to keep in mind when we are referring this patient to the ophthalmologist? I think we'll take just 30 seconds. If anybody has any idea, then you can, without any hesitation, just you can put your message into the inbox. Before starting my presentation, you all guys, well, you are referring, what you have to keep in mind is canaliculi tear। Basically, if you look at the tear, इस tear में आपका canaliculi break हुआ है। तो यानी कि अगर आप इसको नॉर्मल ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं तो उनको थोड़ा सा शायद मुश्किल होता है इस तरह के टीयर को रिपेयर करने में। सो आपको इन सच केसेस यू हैव टू रेफर दिस केसेस टू पर्टिकुलरली ऑक्लोप्लास्टिक सर्जन के पास आपको भेजना है। एंड व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है उस टाइम, इस टाइम पे अगर आप देखोगे ना तो आपको ये देखो, ये इस वीडियो में ये टीयर भी दिखेगा कि ये किस तरह से टीयर था। ये देखो ये है और एक ये टीयर है, ये 2 जगह से टीयर है ना।
इस तरह के केसेस में आपको अब क्या करना है, पैच करना है, पैच करना है ताकि उसको ब्लीडिंग ना हो। तो आपने पैच कर दिया और साथ के साथ आपको क्या करना है, आपको एक एक्सरे एडवाइस करना है ताकि वो पेशेंट को कोई और अंदर कोई फॉरेन बॉडी है या नहीं है वो पता चल जाएगा। आपको ऑकुलर मूवमेंट देखना है, बीपी, ब्लड शुगर, बीटी, सीटी, ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, एनबीएम, अगर जरूरत है तो एनबीएम भी एक्सप्लेन करना है। आपको ये सारे चीजें प्रिपेयर करके एंड देन यू कनेक्ट विद द ऑक्लोप्लास्टिक सर्जन। आप उनको ये सारी बातें बताएंगे कि सर इस तरह का केसेस है मेरे पास, ये प्रॉब्लम है, उसका फोटो लेके इवन यू कैन सेंड द फोटोज टू द ऑक्लोप्लास्टिक सर्जन कि ये सिचुएशन है। अब मैं इस पेशेंट को अगले दिन भेज रहा हूँ, तो उससे क्या हुआ, टाइम सेव हो गया उधर। अगर सपोज इसी सिचुएशन के साथ अगले दिन वो एक तो ब्लीडिंग हो रही है, अगले दिन वो जाके पेशेंट जाके ऑक्लोप्लास्टिक सर्जन को मिलता है, देन अगेन ही विल एडवाइस फॉर द दिस काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सो अगर आपने पहले से कर लिया है देन आपने एक चेन बना दिया ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के साथ, जो ऑक्लोप्लास्टिक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है उनके साथ, ताकि वो पेशेंट डायरेक्टली वहां गया और ऑपरेट हो गया। So you have to play a role of kind of bridge. So you just connect the ophthalmologist and the patient through your connectivity. आप अपने थ्रू उनको कनेक्ट कर रहे हैं कि हाँ यहाँ से मुझे पेशेंट को कहाँ पे भेजना है। आप रेटिना वाले के पास नहीं भेजना है क्योंकि ये जो केस है वो ऑक्लोप्लास्टिक सर्जन का है। सो ये आपको व्हेन यू अवेयर विद ऑल द ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, कौन सर्जन किस तरह से है, आपको अवेयर होना होगा उसके लिए। एंड अब आपको क्या करना है, अब आप ये देखें ये पेशेंट ऑपरेट हो गया, ये देखो आपको जो टीयर दिख रहा था ये टीयर रिपेयर हो गया, यहाँ पे भी रिपेयर हो गया, ये आपको यहाँ पे ट्यूबिंग दिख रही है। अब स्पेशली ट्यूबिंग हमने क्यों डलवाई है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ने क्यों डाली है, ये ट्यूबिंग डालने से बेसिकली उसका जो पाइप है वो जो कैनालिकुलाई है वो प्रॉपर बना रहेगा और आगे उसको वाटरिंग का प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर केवल नॉर्मल टीयर रिपेयर होता है तो पेशेंट को लाइफ लॉन्ग हमेशा उसको वाटरिंग का इशू रहेगा। तो एंड द कॉर्निया वाज वेरी क्लियर। सो आपको इस तरह के केसेस में जो इफ वी लुक एट द की पॉइंट, देन आपको क्या करना है कि आपको लेट ईयर के केसेस में आपको पंक्टम और कैनालिकुलाई जरूर चेक करनी है कि कोई डैमेज हुआ है या नहीं हुआ है। सजेस्ट फॉर द एक्सरे और सीटी एज पर द हिस्ट्री। सो इफ देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ ग्लासेस और something else, then you can go for the CT scan. But if it is a clear cut history of rod, डंडा या इस तरह की कोई ऐसी clear cut चीज है, then you can go for the X-ray also. And refer to the only oculoplastic surgeon and explain the condition. आप पहले से उनको बता के रखें और प्रेशर बैंडेज यूज करना है। इस तरह के केसेस में प्रेशर बैंडेज यूज करने का फायदा ये होता है कि पेशेंट को ब्लीडिंग नहीं होती है, राइट? So now moving on my third cases, a 11-year-old boy came with the complaint of severe pain and closed eye. The fevikwik was fallen in right eye, in a both eye exactly, and the left eye was right eye, and the left eye was normal. So normally जब fevikwik गिरता है, so this is a very common reaction. मतलब ये बड़ा common है कि आपको इस तरह के patient मिलते हैं. So as an optometrist, what we can do? हम इसमें क्या कर सकते हैं? सो आई विल जस्ट अगेन गिव यू जस्ट 30 सेकेंड एंड इवन नॉट 30 सेकेंड, 15 सेकेंड। इफ एनीवन कैन एक्सप्लेन जस्ट बाय, मैं सीखना है कि कॉर्निया में कहीं पे फेविक्विक है या नहीं है। अगर है तो आप उसको जब वॉश करते हैं नॉर्मल सलाइन से तो काफी हद तक निकल जाती है, अगर थोड़ा बहुत है तो कई बार बट से भी निकल जाती है। अब इस तरह की सिचुएशन में आपको पेशेंट को क्या करना है, आपको उसका देखो इस तरह से आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि यहाँ पे एपिथेलियल डिफेक्ट है और इस डिफेक्ट को आपने स्टेन करके देखा हुआ है, डिफेक्ट है तो आपको वहां पे पैच करना है एंटीबायोटिक और हुमाइड के साथ, और फिर आपको पेशेंट को कॉर्नियल सर्जन के पास रेफर करना है। कहाँ पे रेफर करना है? कॉर्नियल सर्जन के पास, ताकि आगे जो फर्दर ट्रीटमेंट है, जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है, जो भी मैनेजमेंट है वो आपका कॉर्नियल सर्जन के थ्रू किया जाए। और जब ये पेशेंट नेक्स्ट डे कॉर्नियल सर्जन के पास पहुंचता है तो देखो आपने जो किया उसका रिजल्ट ये है। सो 80% ऑलरेडी पेशेंट जो है वो रिकवर हो जाता है। बाकी का जो आगे काम है वो कॉर्नियल सर्जन करते हैं एंड देन
पेशेंट का फॉलोअप है जो आपके पास वापस आने के बाद, जो कि हो सकता है वो आपके पास उसके लिए आना इजी हो, शहर में या दूर जाके ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को अगर मिलने में प्रॉब्लम होती है तो वो फॉलोअप आपके पास भी कर सकते हैं, बट आपको एक बार उसी समय पे पहले आपको जरूर कॉर्नियल सर्जन के पास भेजना है ताकि जो भी फर्दर ट्रीटमेंट है वो उसका हो जाए। So the key point for this particular cases is, in such cases don't hesitate to cut the eyelashes. Wash eye with the normal saline or ringer lactate, remove fevikwik with the bud swab, and most important, bandage with antibiotic and humide, and refer to the corneal consultant for the further management, right? So now moving on my fourth cases. So I think this is fourth one. A patient of 42-year aged, he came with a lot of watering and pain, and the patient was already visited in 2 to 3 places within 5 days and diagnosed for the epithelial defect, but could not get relief and came to us with the same complaint. So there was a small epithelial defect. एंड डिफेक्ट क्यों है ये यहाँ पे आपको दिख रहा है कि डिफेक्ट है, बट वो ऑलरेडी एंटीबायोटिक हुमाइड सारी चीजें डाल रहा है, बट वो हील नहीं हो रहा है। सो कैन एनीबडी गेस कि इसको क्या हो सकता है? जस्ट फॉर 10 सेकेंड, एनी गेस उसको क्या हो सकता है? क्योंकि डिफेक्ट है बट वो हील नहीं हो रहा है, ऑलरेडी वो 4-5 जगह विजिट कर चुका है। सो इफ एनी आइडिया? Okay, so I'll take the name of person, Nandini Pandey. Maybe there is any foreign body. Yes, so there was foreign body. So normally क्या होता है कि the foreign body was not exactly into the cornea, it was in conjunctiva. So हम lashes lid को evert करके नहीं देखते हैं normally. तो इस तरह के कोई भी केसेस आते हैं तो हमें उस लिड को evert करके और अपर लिड को देखना है। एपिथेल डिफेक्ट है, वो डिफेक्ट है, बट वो डिफेक्ट किस लिए है? वो इस फॉरेन बॉडी की वजह से है। और जैसे ही आपने बड सॉप किया, ऑलरेडी निक्रोसिस हो चुकी होती है, सो आप उसको टच करते ही वो रिमूव हो जाती है। सो बहुत आसान होता है। तो इसमें केस में क्या है, आपका जो की पॉइंट्स है वो आपको हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम ज्यादातर मिस करते हैं कि हिस्ट्री प्रॉपर लेनी है और हमें हमेशा अपर एंड लोअर बोथ द आईलिड चेक करना है। और अगर एपिथेलियल डिफेक्ट है तो उसको नेक्स्ट 24 आवर्स के बाद के लिए पैच करके जो नॉर्मल नियर बाय ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है उनके पास भेजना है। नाउ मूविंग ऑन माय केस, आई थिंक दिस इज फिफ्थ। मैं ये कुछ चल रहा है फोर्थ, बट इट इज फिफ्थ आई थिंक। सो अगेन अ लेडी केम टू अस इन मिडनाइट after an accident, and she was not able to see after that incident. The injured with her own glasses in right eye, and just because of falling down, and there was severe bleeding and pain was the main complaint, and the eyeball was attached with the lower lid. The patient was already operated for penetrating keratoplasty with the PC eyeball to her back at somewhere in Delhi, and the patient diagnosed as prephthisical eye, other eye. So the patient was one-eyed, and this is the eyeball which was actually attached with the eyelashes only. When I saw the patient, then there was a flat anterior chamber, total hyphema, iris prolapse, and other detail was not made out because of hyphema, and the eyeball was stuck with the lower lid. So this was the situation. Actually, I don't have the pic of the same time situation because the patient was very panic and even attendant, so I couldn't take the pic at the same time. But this is the pic of next day. So so when I saw the patient, that these were the complaint, these were the symptom and sign. So what we as an optometrist we have to do, when I saw the patient, then there was like tear. The tear in ग्राफ्ट, जो आपका पहले से ग्राफ्ट लगा हुआ था वो खुल गया था, बेसिकली उस पर टेयर हो गया था। अब टेयर हो गया है, ब्लीडिंग हो रही है। अब आप क्या कर सकते हैं? वहां पे आपको नॉर्मल उस समय सपोज वहां पे ऐसा कहीं इस सिचुएशन में पेशेंट है जहाँ पे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के बैकअप नहीं है या वहां से काफी दूर है, वो उसी समय नहीं जा सकता, तो आपका क्या रोल हो सकता है यहाँ पे? आपको उस समय क्या करना है? आपको सबसे पहले
आपको उसको असेस करना है, देखना है, और आईज में किसी तरह का प्रेशर नहीं डालना है ताकि उसमें जो भी विट्रस है उसका लॉस ना हो। दूसरा, आपको पैच करना है उस पेशेंट को, एंड एडवाइज द पेशेंट टू कीप द पैच कंटिन्यू अंटिल टू रीच टू द कॉर्नियल सर्जन। जब तक कि कॉर्नियल सर्जन के पास नहीं पहुंच जाता है तब तक कि उसको पैच कंटिन्यू रखना है। यूज 2 पिलो बिलो द नेक। हम गर्दन के नीचे 2 पिलो एडवाइस करते हैं, वो इसलिए एडवाइस करते हैं ताकि जो ब्लड है, जो हाइफीमा है, वो नीचे की तरफ चला जाए। और एक्सप्लेन करना है एनबीएम के लिए, ताकि अगर उसको अंडर जीए में करना है तो वो पहले से पेशेंट मेंटली प्रिपेयर रहेगा, और जहां आगे जाके पेशेंट को ऑपरेट होना है वहां पे भी उन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जो आपका एनास्थेटिक जो जो एनास्थीसिया वाले डॉक्टर हैं वो ऑलरेडी प्रेजेंट हो, ताकि पेशेंट को सफर ना करना पड़े, क्योंकि आप इस तरह के केसेस में आपको जल्दी से जल्दी उसको ऑपरेट करवाना है। आप इसमें इन्वेस्टिगेशन क्या कराने हैं, आपको सीटी ऑर्बिट कराना है। इसमें आपको एक्सरे नहीं कराना है, एग्जैक्टली सीटी ऑर्बिट पे ही जाना है, क्योंकि ग्लास इंजरी है तो ग्लास नॉर्मली एक्सरे में नहीं आता है। आपको बीपी, ब्लड शुगर, ईसीजी, ये सारा कुछ जो है फिजिशियन ओपिनियन आपको सारा कुछ करा के रखना है। जब अगले दिन पैच खोला तो वो ऑलरेडी उसका काफी हद तक जो हाइफीमा था वो नीचे की तरफ जा चुका था। और उसके बाद जो ऑपरेटिंग सर्जन थे वो डॉक्टर हितेंद्र आहूजा थे, आहूजा आई एंड डेंटल इंस्टीट्यूट में। एंड देन उनने इस पेशेंट को ऑपरेट किया, जैसे कि अभी आप वीडियोस में देख सकते हैं। इस तरह से पेशेंट को टियर था, और उनने यहाँ पे ये पूरे स्टिचेस इसको लिए और इसको रिपेयर किया। अब जब नेक्स्ट डे उसको देखा पेशेंट को, तो चूंकि इतना कॉर्निया क्लियर नहीं था, तो जब उसका एक्सरे बी स्कैन किया तो बी स्कैन अगर आप देखोगे तो काफी हद तक नॉर्मल है। ये आपको बेसिकली रेटिना दिख रहा है, एंड जैसे ये डिस्क है, तो डिस्क वाले एरिया पे कहीं पे भी आपको कोई यहाँ पे अटैचमेंट नहीं दिखाई दे रही है। बट यस, अगर एंटेरोविट्रस पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको हल्का सा हाइफीमा दिखेगा। तो जब रेटिना ओपिनियन लिया गया तो हाइफीमा था, जिसके लिए रेटिना सर्जन ने पार्स प्लाना विट्रेक्टमी किया, एंड उसके बाद 10 डेज के बाद जो है वो पेशेंट ऑपरेट हो गया रेटिना के लिए। उसके बाद जो फाइनल आउटकम था इस पेशेंट का, वो अगेन पेशेंट का जो है विजन 660 पहुंच गया विद प्लस 10 डायप्टर ग्लासेस से। सो अब आप देखें, जिस पेशेंट को एक आई है ही नहीं और दूसरी आई में वन हैंड मूवमेंट विजन है, अगर आप उस सिचुएशन में इस तरह का एक रोल प्ले करते हैं तो डेफिनेटली आपने आईज को सेव किया हुआ है, और आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है बिटवीन द पेशेंट एंड द सर्जन। तो आपको उनको सारी कंडीशन पहले से ब्रीफ करनी है और उसके बाद उनको रेफर करना है, ताकि जल्दी से जल्दी पेशेंट ऑपरेट हो जाए, और ताकि फॉलोअप के बाद भी वो पेशेंट आपके पास ही आने वाला है स्पेक्टिकल लेने के लिए। सो आपका काम भी हो रहा है साथ साथ। सो दिस इज काइंड ऑफ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट एंड ऑप्टोमेट्रिस्ट, कि आपको इस तरह का एक ब्रिज और इस तरह की एक रिलेशन बनानी है। आपको क्या इस पर्टिकुलर केसेस में जो की पॉइंट्स है वो क्या है, पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं करना है, कीप इन टच विद द टेलीफोनिक डिस्कशन विद द कॉर्नियल सर्जन। यानी कि इस तरह का जब केस है तो आप पिक लेते जाएं, आप साथ में सर्जन को दिखाते जाएं कि दिस इज द कंडीशन एंड व्हाट शुड आई डू। अगर आप थोड़ा अवेयर नहीं है एंड आप जब थोड़ा अवेयर हो जाते हैं तो फिर आप उनके साथ टाई अप करके और उस तरह से पेशेंट को आगे रेफर कर सकते हैं। और आपको फॉलोअप जरूर करने हैं, हर पेशेंट का फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हम ज्यादातर एज एन ऑप्टोमेट्रिस्ट हम फॉलोअप मिस करते हैं। फॉलोअप मिस करने से जो वो एक सर्कल है वो आपके दिमाग में कभी नहीं आता है। सो नाउ आई थिंक दिस इज माय ऑलमोस्ट लास्ट केसेस। 46-year-old lady presented in midnight with the complaint of severe pain. ये okay, yes. So the lady came with the cement गिरा था उसके आंख में in her right eye, and there was no any history told by the patient. So cement क्या करता है, as a chemical injury की तरह react करता है। तो आपको क्या करना है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अब मैं इसमें एक बार अभी अगेन 10 सेकेंड का एक ब्रेक लूंगा। मुझे देखना है कि अगर कोई केमिकल इंजरी का पेशेंट आता है देन व्हाट यू प्रेफर टू गो फॉर द फर्स्ट। नाउ आई विल वेट फॉर नेक्स्ट 10 सेकेंड। मुझे बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं। अगेन आई एम जस्ट लुकिंग फॉर द वंडरफुल आंसर्स फ्रॉम यू गाइस। हेजिटेट नहीं होना है, जो भी आपको लगता है प्लीज
भेजे, मुझे पता चलेगा कि आप कनेक्टेड हो। पता चला आपने जूम पे लगा के सो रहे हो या मूवी देख रहे हो। Will wash the eye. Yes, yes. So I think we have again comment from Nandini Pandey, Shahid, and Shadma. Yes, yes. Uh, wash with the normal saline. Yes. So very good, very good. बहुत अच्छा आंसर आया, मुझे लगता है आई थिंक अब आपको समझ आ गई है बात, और बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं। तो आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो वॉश करना है। यस, तो वॉश जो है वो आपका 80% केसेस को ऑलरेडी कवर कर देता है। तो अगर आप वॉश कर देते हैं तो आप समझ के चलें कि आपने 80% ऑलरेडी पेशेंट को ट्रीट कर दिया है। तो आपको वॉश किस चीज से करना है? आपको इरिगेट करना है, आपको उसके लेसेस को बहुत अच्छे तरीके से क्लीन करना है, और आपको 30 मिनट तक वॉश करना है। इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है कि आपने सोचा कि चलो मैं तो सिरिंज से भी वॉश कर सकता हूँ। आपने 5 ml की सिरिंज ली, 2 बार लगाया और काम खत्म, वो नहीं करना है। आपको विद द रूल जाना है। पूरा 500 ml NS का बॉटल लेना है और उसको पूरा का पूरा वॉश करना है 30 मिनट के लिए। use normal saline with the bicarbonate, ringer lactate, balanced salt, BSS and NS। इनमें अगर आप थेरापेटिक डिफरेंसेस के लिए देखें तो बहुत ज्यादा नहीं होता है, आप इनमें से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। और आपको क्या करना है? आपको इस तरह से उसको प्रॉपर वॉश करना है, उसके लेसेस को वॉश करना है, उसकी कॉर्निया को वॉश करना है, और अगले 30 मिनट तक आपको प्रॉपर आईवी शेट लगा के इस तरीके से उसको प्रॉपर वॉश करना है। और उसके बाद आपको क्या करना है? आपको एट्रोपिन और होमाइड वगैरह एंटीबायोटिक एंड जो डायलेटिंग आई ड्रॉप्स हैं वो देके, और उनको पैच नहीं करना है। आपको जो सबसे स्पेशल है वो पैच बिल्कुल भी नहीं करना है। ज्यादा से ज्यादा लुब्रिकेंट देने की कोशिश करना है। और फिर अगेन आपको जो है आपके जो भी नियर बाय ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं उनके पास भेजना है, ताकि वो आगे फर्दर अगर कोई किसी तरह की इंटरवेंशन की जरूरत है और एक जो सुपरविजन है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की वो उनको मिल जाती है। So the key point is wash eye with the 300 ml or 500 ml normal saline. Do not patch the eye in a chemical injury, and finally refer to an ophthalmologist. And in such cases you can prefer to the corneal surgeon, because they have if suppose patient require any kind of amniotic membrane transplant, so the patient can get the treatment. So now the take-home message is that we should have a good experience in clinical optometry. If you wish for these kind of practice, then definitely you have to spend a very good time in hospitals and between the patients, so that you can actually understand the complete circle. And we should aware with the all specialized and non-specialized ophthalmologist around you, ताकि आप उसको पेशेंट को कैटेगराइज कर सके कि किसको कहाँ भेजना है। एंड पोस्ट ट्रीटमेंट जो फॉलोअप है वो मैंडेटरी है, वो आपको बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा करना है। एंड अगर आप ऑपरेशन थिएटर में थोड़ा सा टाइम देते हैं असिस्टिंग में ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को, तो उससे आपको ये फायदा होता है कि आपको एक्चुअली जो सर्जिकल जो इंटरवेंशन है वो पता होते हैं, तो आप पेशेंट को पहले से बेहतर काउंसिल कर सकते हैं, ताकि पेशेंट थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रहे। और आप जब ये चीजें बता के पेशेंट को भेजते हैं, और जब सेम चीजें सपोज वो पेशेंट आपने एक रूरल एरिया में खड़े होके किसी को समझाया, आपने रेवाड़ी के एक छोटे से गांव में बैठ के बता दिया, अब वो पेशेंट सपोज दिल्ली में एम्स में पहुंचता है और सेम ट्रीटमेंट जब उसको एडवाइस किया जाता है, तो पेशेंट उसको कोरिलेट करता है कि अच्छा ये तो मुझे रेवाड़ी वाले डॉक्टर साहब ने बता दिया था, तो अभी तो वो छोटी मोटी प्रॉब्लम के लिए कहाँ जाएगा? आपके पास आएगा। तो इसलिए ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप उस प्रॉपर चेन को फॉलो करें और पेशेंट को प्रॉपर रेफर करें, ताकि वो पेशेंट वापस आपके पास आएगा। तो आपका इकोनॉमिकल भी उसमें बेनिफिट है, और आपका एक जो इमेज है आपके रीजन में, वो एक अच्छा इमेज आता है। सो एज आई थिंक आई एम इन विद माय दिस ऑल द केसेस, सो थैंक यू।